नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ के एक महाघोटाले में 500 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ। इस मामले में कई अधिकारी जेल में हैं, लेकिन इसी तरह का अपराध करने वाले कई रसूखदार और प्रभावशाली अधिकारी जेल में नहीं है, उन्हें पूछताछ कर छोड़ दिया गया है। आज मैं उन चेहरों को बेनकाब करूंगा, कोशिश करूंगा कि वो सच्चाई आप तक पहुंचे, जिसे जानना समझना आपको बहुत जरूरी है। बदले हुए हालात में विष्णुदेव साय की सुशासन वाली सरकार ने कुछ अभिनव पहल किए हैं, कुछ बेहतर प्रयास किए हैं। इस बार पाठ्य पुस्तक निगम से छपने वाली 50 लाख पुस्तकों के लिए जो टेंडर हुआ है, उसमें कागज का मूल्य 77 रुपए किलो आया है। इससे पहले 109 रुपए किलो आया था। आप सोचिए ये 30% अचानक कैसे कम हो गया। दरअसल ऐसा होने के पीछे भी एक बड़ी वजह है, वो वजह है जांच। विष्णुदेव साय सरकार ने रेणु पिल्ले के माध्यम से एक जांच कमेटी बिठाई, जिसका काम था कि छत्तीसगढ़ के स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों के लिए जो मुफ्त किताबें उपलब्ध कराई जाती है, आखिर वो किताबें कबाड़ में कैसे मिली। हो हंगामा मचा, जांच शुरू हुई तो इस जांच का आप साफ तौर पर असर देख सकते हैं। शासन के खजाने में 32 करोड़ रुपए बचे हैं। ये 32 करोड़ आम जनता की गाड़े पसीने की कमाई है, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रहा था। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए 50 लाख किताबें छपवानी होती है, जिसकी छपाई के लिए 10,000 टन कागजों की आवश्यकता होती है। पाठ्य पुस्तक निगम से जो इस बार 32 करोड़ की बचत हुई है, उसके लिए जो 77 रुपए का रेट आया है, इस 10,000 टन पेपर की खरीदी के लिए 77 रुपए के हिसाब से इस बार सिर्फ 77 करोड़ रुपए खर्च हुए, यानी खजाने में 32 करोड़ रुपए बच गया। पाठ्य पुस्तक निगम से जुड़े सूत्रों ने हमें बताया कि 30% रेट गिरने के बाद 8 से 10 करोड़ रुपए रेवड़ी की तरह बांट दिया जाता था। पिछला जो टेंडर हुआ था उसमें 40 करोड़ का खेला हुआ था। यह गहराई से समझने वाली बात यह है कि 2023 में जब विधानसभा के चुनाव थे, चुनाव के दौरान ही नवंबर में ही रेट फाइनल कर पेपर के लिए ऑर्डर दिया गया था। पाठ्य पुस्तक निगम की किताबें जो कबाड़ में पाई गई थी, उससे जो बवाल मचा था, उस बवाल को भुनाने की कोशिश रायपुर के पुराने विधायक विकास उपाध्याय ने की थी। वो जोर जोर से हंगामा कर रहे थे, लेकिन अब जांच हुई तो पता चला कि पुरानी भूपेश बघेल सरकार के जमाने में जो 109 रुपए का रेट आया था, उसी में ही खेला हुआ था। मजबूत सूत्रों ने तो ये भी बताया कि करीब 15 साल पहले एक मंत्री जी का 25% रेट फिक्स था। इस बार 32 करोड़ रुपए बचे हैं। ये आम जनता के लिए पैसे बचे हैं। विष्णुदेव साय की सरकार ने एक बेहतर पहल की है। रेणु पिल्ले जैसे अफसर को जांच के लिए बिठाया। सिर्फ जांच की शुरुआत हुई है तो इतना बड़ा असर हुआ है, लेकिन यह गहराई से समझना होगा। CGMSE में जो घोटाला हुआ है, उसमें कई अफसर जेल में हैं और कई बड़े बड़े अफसर IAS स्तर के अधिकारियों से सिर्फ पूछताछ की जा रही है, जबकि अपराध में साफ तौर पर वो शामिल है। क्या क्या अपराध किन किन ने किया है, उसे मैं आपको आगे बता रहा हूं, जिसे जानने समझने के बाद आपको बहुत हैरानी होगी कि एक को छोड़ दिया गया, दूसरे को पकड़ लिया गया, जेल भेज दिया गया। आखिर ये चल क्या रहा है? छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन यानी CGMSE का ये बहुचर्चित मामला है, जिसका दायरा 500 करोड़ से ज्यादा का है। इस घोटाले में जो प्रारंभिक जांच हुई, 18,000 पन्नों की चार्जशीट EOW यानी आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो ने जो तैयार किया है, उसमें जो आरोप लगाए हैं वो सिर्फ 6 आरोपियों के विरुद्ध लगाए गए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि प्रभावशाली IAS भीम सिंह और चंद्रकांत वर्मा सहित आधा दर्जन और भी ऐसे अफसर हैं जिनके खिलाफ EOW ने अभी आरोप तय नहीं किए हैं, क्योंकि इस मामले में सीधे तौर पर जिम्मेदार पाए गए हैं। EOW ने हालांकि इनसे पूछताछ की है, लेकिन सिर्फ पूछताछ ही हुई है और पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया है, जबकि उसी आरोप में अन्य जिम्मेदार अभी भी सलाखों के पीछे हैं। राष्ट्रपति ने अपनी पड़ताल में इस पूरी घटना का राजफाश करते हुए पहले जो महत्वपूर्ण जानकारी दी थी, उसमें भी साफ तौर पर स्पष्ट हो गया था कि स्वास्थ्य विभाग और छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन के कई अफसर री-एजेंट खरीदी बिक्री और सप्लाई की मंजूरी की प्रक्रिया से सीधे तौर पर जुड़े थे, जिन्होंने सिर्फ 25 दिनों में 350 करोड़ रुपए से ज्यादा के री-एजेंट खरीदी का भुगतान भी कर दिया था। लेकिन EOW ने उन IAS अफसरों के विरुद्ध आरोपों को सिद्ध करने लायक सबूत को नहीं पाया। इस मामले में मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और पुराने मंत्री TS सिंहदेव एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं। दरअसल श्याम बिहारी जायसवाल
जायसवाल के कार्यकाल में 50 करोड़ का भुगतान हुआ। इस बारे में श्याम बिहारी जायसवाल का कहना है कि जब जांच शुरू नहीं हुई थी तब वो भुगतान किया गया था, लेकिन टीएस सिंहदेव के विरुद्ध जिस तरह के साक्ष्य मिल रहे हैं वहां बेहद हैरानी होती है कि उन्हें एक नोटिस तक जारी नहीं की गई। पूछताछ तो बहुत दूर की बात है। यहां गहराई से समझना होगा उन अफसरों के बारे में जिन्होंने साफ साफ अपनी नौकरी को दांव पे लगाकर इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया। उन्हें कोई डर नहीं था, कोई मोह नहीं था अपनी नौकरी से। शायद उन्हें पता होगा यदि फंस भी गए, बर्खास्त भी हो गए, तब भी इतना सारा पैसा मिल चुका होगा और सिस्टम में जो बेईमान नेता बैठे हैं वो उन्हें संरक्षित करेंगे। आज वक्त जरूरत इस बात की है, इन चेहरों को पहचानिए, उन नामों को पहचानिए जो सीधे तौर पर सीजीएमएससी के इतने बड़े घोटाले में शामिल थे, लेकिन 18,000 पन्नों की चार्जशीट में उनका नाम नहीं है। इनमें सबसे पहला नाम आता है आईएएस भीम सिंह का, जो तत्कालीन हेल्थ डायरेक्टर थे। उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। हेल्थ डायरेक्टर होने के नाते उन्हीं के अनुमोदन पर आवश्यकता से अधिक खरीदी का मांग पत्र भेजा गया था। इनकी जिम्मेदारी थी कि जिन अस्पतालों में संसाधन व तकनीशियन की उपलब्धता है कि नहीं, लेकिन बिना जांच किए जहां संसाधन नहीं है वहां भी रीएजेंट भेजा गया। दूसरे आईएएस चंद्रकांत वर्मा, जो कि तत्कालीन एमडी सीजीएमएससी थे। पिछले वीडियो में मैंने इनके बारे में जो जिक्र किया था, इनके नाम का खुलासा नहीं किया था। आईएएस चंद्रकांत वर्मा इसलिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार हैं क्योंकि इन्होंने डीएचएस के द्वारा भेजे गए रीएजेंट और उपकरणों के मांग पत्रों में जबकि स्पष्ट रूप से लिखा था कि मोक्षित से स्टॉल की खरीदी 6 से 8 माह में की जाए जिससे रीएजेंट की एक्सपायरी ना हो। इसके बावजूद 25 दिन में 350 करोड़ रुपए की खरीदी की गई। ये पूरी की पूरी खरीदी बिना वित्तीय अनुमोदन के की गई। इन दोनों ही बड़े आईएएस जिम्मेदार अधिकारियों के अलावा आनंद राव और पद्मिनी भोई, जो आजकल कुछ ज्यादा एक्टिव है सीजीएमएससी के मामले में, इनकी क्या भूमिका है इसे भी समझ लिया जाए। जिनसे पूछताछ तो हो रही है लेकिन इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आनंद राव की जिम्मेदारी थी कि कंपनी के द्वारा सप्लाई की जाने वाली मशीनों का डेमोन्स्ट्रेशन ले, मशीन की क्षमता को परखें, उसके बाद अपनी जांच की रिपोर्ट को टेंडर समिति के सामने रखें। इनकी रिपोर्ट के आधार पर ही टेंडर कमेटी द्वारा खरीदी की गई वो सारी मशीनें आज खराब पड़ी हुई है। जबकि पद्मिनी भोई, जो प्रबंध संचालक सीजीएमएससी हैं, उनकी भी गजब की जिम्मेदारी थी। रीएजेंट और उपकरण घोटाले में सीजीएमएससी द्वारा मोक्षित कॉर्पोरेशन को जो 50 करोड़ का भुगतान हुआ, यह भुगतान पद्मिनी भोई प्रबंध संचालक के अनुमोदन पर ही हुआ, जिस पर विपक्ष की ओर से मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन पद्मिनी भोई के विरुद्ध अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके अलावा मीनाक्षी गौतम, जो कि फाइनेंस की जीएम थी, इन्होंने मोक्षित कॉर्पोरेशन को आखिरी 50 करोड़ का वो भुगतान किया जबकि उन्हें अच्छी तरह से पता था फिलहाल जांच चल रही है। इसके बावजूद टेंडर कमेटी के सदस्य के रूप में कंपनी के टर्नओवर और आरटीआर की जांच भी इन्हें करना था, लेकिन बावजूद इसके मोक्षित कॉर्पोरेशन के इशारे पर इन्होंने 50 करोड़ का भुगतान कर दिया, जिसमें उनका साथ दिया हिरेन पटेल ने, जो जीएम टेक्नीशियन थे, जिन्होंने रीएजेंट और उपकरण घोटाले में 50 करोड़ का भुगतान करवाया। भुगतान के चेक में बिना जांच किए ही हिरेन पटेल के अलावा मीनाक्षी गौतम के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। यानी सब कुछ शीशे की तरह साफ है, लेकिन मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और पुराने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, जिनसे कोई पूछताछ की फिलहाल कोई संभावना नहीं नजर आ रही है, वो क्या कहते हैं, इनकी बातों को भी समझना होगा। मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का इस मामले में कहना है, रीएजेंट और उपकरण खरीदी की जांच के पहले जो भुगतान किया गया था, इसके बाद भुगतान रोककर जांच शुरू की गई। मामले में जितने आरोपी हैं उन सब पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अब खुद को फंसता देख पुराने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव एक नई बात बता रहे हैं। उनका कहना है कि सीजीएमएससी एक स्वशासी संस्था है, यहाँ पर खरीदी से लेकर भुगतान की फाइल मंत्रालय नहीं आती। ऐसे में रीएजेंट और उपकरण खरीदी के संबंध में उन्हें कुछ जानकारी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि 18,000 पेज के जो आरोप पत्र हैं उनमें 6 अधिकारियों के नाम हैं, बाकी के क्यों नहीं है। ये बात गहराई से समझने वाली है कि जिन आरोपियों के नाम हैं उनमें बसंत कौशिक, जो जीएम टेक्नीशियन थे सीजीएमएससी के, इसी तरह डॉक्टर अनिल प्रसाई, जो उप संचालक जो स्वास्थ्य विभाग में थे, स्टोर का काम देखते थे, इसी तरह बायोमेडिकल इंजीनियरिंग विभाग के सिरोद रावटिया भी हैं, कमलकाल पाटनवार, इनकी भूमिका सबसे ज्यादा रेखांकित की गई है, जो कि जीएम टेक्नीशियन रहे थे सीजीएमएससी में, इनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इसी तरह बायोमेडिकल इंजीनियर सीजीएमएससी के दीपक कुमार बांदे, ये भी एक बड़े आरोपी के रूप में रेखांकित किए गए हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले मौजूदा सरकार के सामने
में चुनाव लड़ने के लिए ढेर सारे पैसों की जरूरत थी, करोड़ों नहीं अरबों की जरूरत थी। जो बनाया था वो बाहर भेज दिया गया था या अपने लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया गया था। आप सोचिए, किसी प्रदेश का मुखिया साफ तौर पर सट्टे जैसे मामले का आरोपी है, उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो रही है। सीजीएमएससी वाले मामले में ये टेंडर विधानसभा चुनाव के ठीक पहले हुआ था, जिसके लिए आनन फानन में 350 करोड़ रुपए के इस टेंडर के भुगतान की तत्काल व्यवस्था भी करवा दी गई थी। उम्मीद थी कि सरकार रिपीट होगी, लेकिन चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 50 करोड़ रुपए का भुगतान मोक्षित कॉर्पोरेशन को किया गया, लेकिन मोक्षित कॉर्पोरेशन का अभी भी 338 करोड़ रुपए का भुगतान रुका हुआ है। हालांकि ईओडब्ल्यू की ओर से ये पूरा घोटाला 318 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। ईओडब्ल्यू दरअसल वही बताती है जिसके कागजों में सबूत होते हैं, लेकिन मामला इससे कहीं बड़ा है। कब से चल रहा था, कौन कौन कितना पैसा ले रहा था, कौन कौन इसमें शामिल है, कड़ियों से कड़ियों को जोड़ना होगा, कोई सफेद पोश बचने ना पाए। बदले हुए हालात में छत्तीसगढ़ की मौजूदा विष्णुदेव साय सरकार ने जिस तरह से पाठ्य पुस्तक निगम के नए टेंडर के माध्यम से 32 करोड़ रुपए बचा लिए हैं, ऐसे ही कई और 32 करोड़ रुपए बचाए जा सकते हैं। करोड़ों से कहीं ज्यादा अरबों रुपए की बचत हो सकती है। मौजूदा सुशासन की सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। पिछली भूपेश बघेल की सरकार के जमाने में गोबर से लेकर सीजीपीएससी तक जिस तरह का जमकर घोटाला हुआ, सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया है। लेकिन अब भी शिकायत है कि बड़े रसूखदारों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। इसका उत्तर हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले अंक में हम कुछ बड़े चेहरों को बेनकाब करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती है, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं, इसलिए अच्छे लोग राजनीति में आना चाहिए। जो बुरे लोग हैं वो तभी राजनीति से दूर होंगे जब अच्छे लोग आएंगे, डटकर आएंगे, बिना इस बात की परवाह किए कि वहाँ बुरे लोग काबिज होते हैं। अच्छे लोगों की जरूरत है, तभी देश और समाज का भला होगा। तो आज के लिए इतना। मेरा आपसे आग्रह, चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मैं आपसे फिर मिलने वाला हूँ। नमस्कार।